दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ब्राजील की यात्रा पर गए हुए हैं क्योंकि वहां पर G20 की बैठक चल रही है। उस बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील में है। पिछले साल G20 की बैठक हमारे देश में हुई थी, हमने उसकी मेजबानी करी थी। अब के साल 2023 में G20 की बैठक ब्राजील में हो रही है, ब्राजील उसकी मेजबानी कर रहे हैं। मोदी जी वहां पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया और वहां के जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, सबसे पहले मोदी जी उनसे मिले, उसके बाद बाइडेन से मिले, फिर जो यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस उनसे मिले, उसके बाद जो तमाम नेता है उनसे इनकी मुलाकात हुई। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि G20 क्या है, आखिर पूरे विश्व को G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस संगठन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत को इससे क्या फायदा है और फायदा होने के साथ साथ ही भारत में इसकी क्या भूमिका है, पूरे वर्ल्ड में G20 कैसे भूमिका निभाता है, हम आज इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम G20 संगठन के बारे में जानते हैं कि इस संगठन की नींव कैसे पड़ी। दोस्तों, G20 की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1999 में। 1999 में उस समय G8 जो संगठन हुआ करता था, G8 संगठन, अभी तो ये G7 रह गया है क्योंकि रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, जो G8 संगठन था, जो विश्व की जो सबसे बड़ी ताकतवर जो अर्थव्यवस्था थी, जो विश्व में सबसे बड़ा स्थान रखती थी, उनका यह एक संगठन था। तो वो क्या करते थे, वो G8 देश, जो पूरे वर्ल्ड के जो 8 देश हैं, वो पूरे विश्व की एक तरीके से अर्थव्यवस्था डिसाइड करते थे कि कैसे पूरे विश्व को चलाना है, और विश्व को चलाने के साथ साथ ही कैसे जो आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, जो धन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, देश चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सके, इन सब की जो चर्चा की जाती थी वो 8 देश मिलकर करते थे। लेकिन जो समय बीतता गया और भारत जैसी अर्थव्यवस्था ताकतवर बनकर उभरने लगी, उसके बाद चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी बहुत सारी जो विकासशील अर्थव्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे ताकत बढ़ाने लगी। अब इन जो विकसित देश थे, इनको लगने लगा कि अब तो इनको शामिल करने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, 1999 में G8 संगठन था उसको बढ़ाकर G20 संगठन कर दिया। अभी फिलहाल इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है, और पिछले साल हमने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने का प्रयास किया था, तो इस बार उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो अब हो गए हैं 19 देश और 2 संघ हो गए हैं, एक अफ्रीकी यूनियन और दूसरा यूरोपीय यूनियन। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि 1999 में कौन कौन से ऐसे देश थे। जैसे पहला देश था कनाडा, दूसरा था अमेरिका, जो G8 के सदस्य देशों में हम देखें, तीसरा था ब्रिटेन, चौथा था फ्रांस, पांचवा था जर्मनी, और इटली, छठा था इटली, सातवां था जापान, और आठवां था रूस। ये पहले G8 के सदस्य हुआ करते थे, जो विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी उनके ये सदस्य हुआ करते थे। यही पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को डिसाइड करते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रायद्वीप था, ये यूक्रेन है, यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रायद्वीप था, रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये जो G8 के जो सदस्य थे, इन्होंने क्या किया, रशिया को बाहर कर दिया G8 से। तो अब इसमें केवल 7 देश बच गए हैं, रशिया को इसमें बाहर कर दिया गया है। अब इसमें बाहर करने के बाद ये 7 देश बच गए। 7 देशों ने क्या किया, 1999 में एक इस संगठन को आगे बढ़ाया और इसको G20 नाम दिया। अब इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 1999 में, वो बर्लिन में हुई थी। इसमें बर्लिन में जो बैठक हुई थी, इसमें क्या किया गया था, जैसे ये बैठक में जो पहले जो सदस्य भाग लेते थे, इनमें क्या होता था कि जैसे विदेश मंत्री भाग इसमें लेते थे। विदेश मंत्री और जैसे गवर्नर, जैसे आरबीआई के जब भारत का गवर्नर है, तो जो मुख्य केंद्रीय बैंक होते थे उनके गवर्नर इनमें
भाग लेते थे। जैसे भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उसी तरीके से जो सभी देशों के जो मुख्य केंद्रीय बैंक है उसका जो गवर्नर है वो भाग लेते थे और विदेश मंत्री ही भाग लेते थे। तो इसमें क्या है कि 2008 से पहले तो ये ऐसे ही चल रहा था। फिर 2008 में क्या हुआ कि 2008 में आ गई मंदी। 2008 में यूरोप और अफ्रीकी देशों में, लगभग भारत तो इससे बचा रहा, लेकिन बाकी के देशों में आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक क्राइसिस इतना बढ़ गया कि बहुत सारे देश तो आर्थिक मंदी में डूब गए। तो 2008 में जब आर्थिक मंदी आई तो इन विदेश मंत्रियों से ऊपर उठकर सभी राष्ट्रों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इनमें शामिल किया गया, और विदेश मंत्री और इनको हटाकर जो अभी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलते हैं तो 2008 के बाद मिलते हैं। तो इनकी जो बैठक होती है, G20 की जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है, लेकिन 2008 के बाद 2009 और 2010 इसमें क्या हुआ कि हर प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित की गई, क्योंकि उस समस्या से निकलना था। 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उस समस्या से निकलना था, तो हर 2 साल तक 2-2 बार बैठक हर 6 महीने में हुई। अब हम देखते हैं कि इनमें जैसे 20 देश कौन कौन से हैं। हम पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया मैक्सिको, चौथा हो गया ब्राजील, पांचवा हो गया अर्जेंटीना। तो 5 तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देश हैं। छठा हो गया ब्रिटेन, सातवां हो गया फ्रांस, आठवां हो गया जर्मनी, नौवां हो गया इटली, 10वां हो गया तुर्की, 11वां हो गया सऊदी अरब। अफ्रीका से केवल एक ही देश है, साउथ अफ्रीका। 12वां हो गया साउथ अफ्रीका। अब 13वां हो गया रूस, 14वां होगा चाइना, साउथ कोरिया 15वां, जापान 16वां, भारत 17वां, इंडोनेशिया 18वां, ऑस्ट्रेलिया 19वां। इस तरीके से 19 तो ये देश हैं। इसके बाद एक यूरोपीय संघ 20वां, और अभी पूरा अफ्रीका यूनियन और शामिल हो गया, ये हो गया 21वां। इस तरीके से अब कुल टोटल 19 देश और 2 संघ शामिल हो गए हैं। इस तरीके से 21 जो संस्थाएं हैं, 19 देश और 2 संघ जो इसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करती हैं। अब दोस्तों हम देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। इसकी संरचना में जैसे हम देखें कि पूरे जो G20 है, G20 में इतने सारे मेंबर हैं। इतने सारे मेंबर होने के साथ साथ ही इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। जैसे हम देखें कि यूएनओ का मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और ब्रिक्स का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है। जैसे आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। लेकिन जो G20 है इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, एक स्थायी मुख्यालय नहीं है। जैसे कोई भी सदस्य देश होता है या कोई भी अध्यक्ष देश होता है, जैसे पिछले साल 2023 में भारत था अध्यक्ष, जिन्होंने भारत में G20 आयोजित हुई थी, तो उस समय भारत अध्यक्ष था। तो 1 साल तक इसकी जो मीटिंगें होने वाली है, जो G20 की कहाँ कहाँ मीटिंग होगी और कहाँ कहाँ से इसका क्या क्या कार्य और योजनाएं हैं, वो सब अध्यक्ष देश ही तय करता है। जिसकी वजह से इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसका कोई भी एक स्थायी मुख्यालय नहीं है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, इसका सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। तो फिर ये कैसे ऑपरेट होते हैं, हम देखते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है G20 को क्या है कि 5 अलग अलग कमांडों में बांटा गया है। वो सबसे पहले हम देखें कि 5 कमांड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें कि पहला कमांड है कनाडा का। कनाडा पहला कमांड, जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप है। दूसरा अमेरिका, दूसरा हो गया अमेरिका। तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और चौथा हो गया सऊदी अरब, चौथा हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो ऐसे 5 ग्रुपों में बांटा गया है। पूरे 20 देश हैं तो 5 ग्रुपों में बांटा गया है। तो पहला ग्रुप तो ये हो गया कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। अब दूसरा ग्रुप हम देखें। दूसरा ग्रुप में हो गया, जैसे 4 तो ये हो गए। दूसरा ग्रुप में ब्राजील, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। तीसरा मैक्सिको, मैक्सिको हो गया।
और इसी में ही यूरोपीय यूनियन शामिल है, तो यूरोपीय यूनियन भी इसी में हो गया, यूरोपीय यूनियन इसी में हो गया। 4 ये हो गए। अब ग्रुप ये हो गया ग्रुप दूसरा। ग्रुप तीसरा हम देखें, ग्रुप तीसरा, तीसरे ग्रुप में कौन कौन है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है, जर्मनी है और इटली है। ये हो गया ग्रुप तीसरा। चौथा ग्रुप में हम देखें, चौथा ग्रुप में कौन कौन है? चौथा ग्रुप में हो गया एक जैसे रशिया हो गया, रूस हो गया, दूसरा इसमें भारत हो गया, दूसरा इसमें भारत हो गया, तीसरा इसमें साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका, चौथा इसमें हो गया तुर्की को भारत में ही, इसी भारत वाले ग्रुप में ही शामिल कर रखा है, तो चौथा हो गया तुर्की, तुर्की को भी भारत वाले ग्रुप में शामिल कर रखा है। तो इस तरीके से 4 ग्रुप तो ये हो गए। अब एक ग्रुप और बच रहा है, 5वां ग्रुप हम देख लेते हैं। 5वां ग्रुप, 5वें ग्रुप में कौन कौन शामिल है? जैसे चाइना हो गया पहला, चीन हो गया, दूसरा दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया, तीसरा जापान हो गया, जापान, और चौथा हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इस तरीके से 4-4 के ग्रुप में ये 5 ग्रुप बनाए हुए हैं। 5 ग्रुप बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी अध्यक्षता लेता है तो इन्हीं ग्रुपों में से इस तरीके से बारी बारी से अध्यक्षता ली जाती है। बारी बारी से अध्यक्षता लेने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि एक डिसाइड करते हैं कि जैसे अभी ब्राजील में चल रहा है 2024 का जो G20 का जो समिट चल रही है वो ब्राजील में चल रही है। ब्राजील की जो एक शहर है रियो डी जेनेरो, उसमें चल रही है। जैसे भारत में 2023 में दिल्ली में चली थी, उसी तरीके से रियो डी जेनेरो में ब्राजील में चल रही है। तो ये क्या करते हैं, ब्राजील जैसे इनका सदस्य है, जैसे ग्रुप 2 का एक मेंबर है, तो ये क्या करते हैं कि अपने जो भी मित्र देश हैं या जो भी ये इनको उचित लगता है G20 के बाहर के जो G20 में सम्मिलित नहीं है उन बाहर के देशों को ये बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं जो G20 के देशों में शामिल होते हैं। जैसे भारत ने पिछले साल अफ्रीकी यूनियन को शामिल करवाने का प्रयास किया था, तो इस साल अफ्रीका यूनियन एक सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी ब्राजील ने अभी किस किस को बुलाया है वो अभी हम आपको बताते हैं कि ब्राजील ने जो नए इसके इतर जो देश हैं उनमें से किस किस को बुलाया है। देखो, ब्राजील ने बुलाया है मिस्र को, अंगोला को, यूएई को, नाइजीरिया को, सिंगापुर को, पुर्तगाल को और नॉर्वे को। इन्होंने इस तरीके से इनको बुलाया है। पहले तो ये तय किया गया था 2010 में कि जैसे 5 देशों को बाहर वाले जो G20 में शामिल नहीं है वो 5 देशों को ही बुलाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा दी गई और उसमें ये भी तय किया गया था कि उसमें 2 अफ्रीका के देश जरूर शामिल होंगे, क्योंकि पहले अफ्रीका का जो प्रतिनिधित्व इसमें कोई किसी का भी नहीं था, केवल एक ही देश शामिल था, उसका नाम था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो अभी फिलहाल जो 2024 में अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें 7 देशों को जो G20 के मेंबर नहीं है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जैसे हमने देखा कि इसका कोई संगठन वो कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और इसके जो 5 अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, कुल 20 हैं यूरोपीय संघ सहित। अब एक और शामिल हो गया अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकी यूनियन। तो अब इसमें 21 हो गए हैं। 21 होने के साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे विश्व में कोई आर्थिक मंदी चल रही है तो उससे कैसे निपटा जाए, एक दूसरे देशों के ऊपर व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और वित्तीय संस्थाओं में सुधार कैसे लाया जाए, विश्व को आर्थिक उन्नति से कैसे लाया जाए, विश्व के जो गरीब देश हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। तो इन सब के ऊपर इसमें विचार किया जाता है। अब दोस्तों इसमें हम देखें कि जैसे विश्व में 2 तरह की जो और संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है और IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जब ये 2 संस्थाएं पहले से ही आर्थिक विकास में विश्व की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये 2 संस्थाएं बनाई गई हैं, तो आखिर G20 की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों जो 2 संस्थाएं हैं वो एक तरीके से विकसित देशों की कठपुतली है, या तो अमेरिका की कह लो या पश्चिमी देशों की कह लो, एक तरीके से कठपुतली है, जिसकी वजह से इन सब चीजों को जो विकासशील देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो G7 के जो सदस्य देश थे उन्होंने इसका निर्माण
निर्माण किया है G20 का, क्योंकि IMF और विश्व बैंक इतनी अब प्रभावशाली नहीं रह गई है और ये संस्था है G20 वो लगातार अच्छे काम कर रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व काफी बढ़ गया है। अब दोस्तों हम देखें कि भारत में इसकी क्या भूमिका है, भारत क्या कर सकता है। सबसे पहले हम देखें कि भारत की जो भूमिका है वो यह है कि भारत अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया के जो निवेशक हैं वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं, क्योंकि भारत में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, जिसकी वजह से भारत का G20 में बहुत अहम योगदान है और बहुत बड़ा कद भारत का G20 में हो गया है, जिसकी वजह से पूरे जो G20 हैं उन सब देशों की नजर भारत के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि भारत इसमें एक अहम किरदार निभाने वाला है। भारत इसमें आतंकवाद से संबंधित मुद्दा भी उठाता है, भारत UNSCC में सुधार की मांग भी करता है, जलवायु परिवर्तन संबंधित मांग भी करता है, भारत स्थायी सदस्यता के लिए इसमें मांग भी करता है और भारत एक तरीके से क्या है, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील देशों का लीडर के तौर पर मान लो कि सबसे तेजी से जो विकसित विकासशील देश है वो सबसे तेजी से जो ग्रो कर रहा है वो भारत है। तो भारत एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर अपनी समस्याएं, विश्व स्तर की जो समस्याएं हैं उनको रखने का मंच एक तरीके से भारत को यहाँ पर मिल गया है। दूसरा जो वित्तीय जो दिक्कतें हैं उनका सामना करने के लिए भी भारत इससे बड़ा कोई मंच हो नहीं सकता, क्योंकि यूएनओ अभी एक तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक तरीके से अप्रभावी साबित हो रहा है। तो G20 वह एक संगठन है जिसके जरिए भारत अपनी आवाज सभी देशों तक पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से भारत को G20 से काफी फायदा होने वाला है। और उसके साथ ही जो पूरे वर्ल्ड G20 के जो वर्ल्ड के देश हैं उनको भारत से भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है। अब दोस्तों ये तो हो गई G20 की बात। अब हम बात करते हैं कि इस बार के G20 में 2024 में खास बात क्या है और इसके पीछे के क्या कारण हैं। खास बातों में हम देखें G20 के, उनमें से जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब जो G20 समिट 2024 की जो अहम बातें हैं वो क्या क्या हैं। एक तो यूक्रेन जंग को लेकर है, रूस का नाम लिए बिना कि कैसे भी यूक्रेन जंग को खत्म किया जाए, इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डाउन हो गई है और लगभग महंगाई काफी ऊंचाई पर बढ़ गई है। तो कैसे भी करके यूक्रेन जंग को खत्म किया जाए। दूसरा, मिडिल ईस्ट के संघर्ष को है, वो तनाव को है, उसका सीजफायर किया जाए, उसको रोका जाए, जिसकी वजह से नागरिकों को सुरक्षा देने पर जोर दिया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर कोई बात नहीं हुई है और ज्यादा अमीरों पर टैक्स लगाने पर इस पर प्रस्ताव पारित हो गया है। जैसे अर्जेंटीना के विरोध के बावजूद अरबपतियों पर 2% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है और ये पास भी हो जाएगा। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने की 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य इस संगठन में अभी इस 2024 में रखा गया है। इसके साथ साथ UNSC में सुधार की मांग की गई है। सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबिया देशों को प्रतिनिधि देने की मांग की गई है। जो और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, मेजबान राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने भारत का इसमें स्थायी सदस्यता के तौर पर समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि भारत को भी UNSC में एक स्थायी सदस्य के तौर पर होना चाहिए। और हम आगे देखें कि भारत ने इस G20 समिट में क्या क्या बातें कही हैं। मोदी जी ने क्या क्या कहा है कि भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन इन्होंने किया है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इस समिति में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भारत में 2023 में कहा गया था। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपनाया गया था। उसी थीम पर G20 का आयोजन भारत में किया गया था कि पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। उसके बाद हम देखिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया। ये तो पिछले साल ही पारित करवा दिया था, लेकिन इस बार अफ्रीकी यूनियन को शामिल करा लिया, जिसकी वजह से भारत को काफी दिक्कत हुई थी। लेकिन भारत ने लगातार कोशिश की कि अफ्रीकी यूनियन का प्रतिनिधित्व भी G20 में होना चाहिए। तो ये सही सफल साबित हुआ। जंग की वजह से दुनिया में खाद्य, तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ। ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती और उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। पूरा विश्व की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे, तभी हम G20 की सफलता की ओर देख सकते हैं। इस तरीके से भारत ने इसमें एक अहम योगदान दिया। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले समय में भारत G20 को किस प्रकार से देखेगा, G20 की पूरी वर्ल्ड में क्या भूमिका हो सकती है और आने वाले समय में यह किस प्रकार से उपयोगी साबित
हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना एक और है, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप हिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।